हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनहेरिटेंस क्लासेस। आज हम एक न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और टॉपिक का नाम है एबनॉर्मल मोलर मास एंड वेंट हॉफ फैक्टर। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट टॉपिक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट और थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है वो। तो इसमें जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास, तो एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है हम वो डिस्कस करेंगे एंड देन समझेंगे वेंट हॉफ फैक्टर के बारे में। ठीक है, तो वेंट हॉफ फैक्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। ठीक है ना, और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होता है इसका। तो पहले वेंट हॉफ फैक्टर को हम समझेंगे, देन इसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स को भी बहुत अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो वेंट हॉफ फैक्टर का जो सिंबल यूज़ करते हैं हम दैट इज़ आई। ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक है एबनॉर्मल मोलर मास एंड वेंट हॉफ फैक्टर। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एबनॉर्मल मोलर मास के बारे में बात करते हैं। तो एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है? ठीक है ना, जैसे आप सभी जानते होंगे एबनॉर्मल का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज़ एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, तो एबनॉर्मल का मीनिंग होता है कोई भी चीज़ जो नॉर्मल ना हो। ठीक है ना, अब हम यहाँ पे मोलर मास की बात कर रहे हैं, तो ऐसा मोलर मास जो नॉर्मल नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझने की कोशिश करते हैं कि नॉर्मल मोलर मास क्या होता है। ठीक है, नॉर्मल मोलर मास क्या होता है। अभी तक हम जो भी मोलर मास निकालते आए हैं वो क्या कहलाता है? नॉर्मल मोलर मास। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH, अगर मुझे बोला जाए इसका मोलर मास फाइंड आउट करो। ठीक है, मोलर मास फाइंड आउट करो, तो मोलर मास निकालने का हमारे पास क्या तरीका होता है? इस कंपाउंड के अंदर एसिटिक एसिड के अंदर कितने कार्बन है वो काउंट करेंगे। तो कार्बन कितने हैं? 2। एक कार्बन का मोलर मास कितना होता है? 12। तो ये प्लस कर देंगे। कितने हाइड्रोजन है? 4। और एक का कितना होता है? 1। इनटू कितने ऑक्सीजन है? 2। और एक का मोलर मास कितना होता है? 16। तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 24 + 4 + 32, और इसको ऐड कर देंगे तो टोटल आ जाएगा हमारे पास 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, 60 ग्राम पर मोल। दिस इज़ द मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड। किसका मोलर मास है ये? एसिटिक एसिड। ठीक है, ये जो मोलर मास हमने फाइंड आउट किया है, दिस मोलर मास इज़ कॉल्ड नॉर्मल मोलर मास। ये कैसा मोलर मास है? नॉर्मल मोलर मास। ठीक है, अब नॉर्मल मोलर मास क्या होता है? लेट करो, हमने क्या किया, एसिटिक एसिड का ठीक है, फॉर्मूला विल रिमेन सेम CH3COOH। इसका मोलर मास कैलकुलेट किया हमने। ठीक है ना, इसका मोलर मास हमने क्या किया? मोलर मास इज़ कैलकुलेटेड। इसके मोलर मास को हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से कैलकुलेट किया, और जब हमने इसका मोलर मास कैलकुलेट किया तो ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है, ठीक है ना, कैलकुलेटेड वैल्यू मान लेते हैं कितनी आई? x। ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है ये x कैसा है? या तो 60 से बड़ा है। ठीक है ना, नॉर्मल मोलर मास कितना है एसिटिक एसिड का? 60। पर जो हमने मोलर मास कैलकुलेट किया है वो या तो 60 से बड़ा है या फिर 60 से छोटा है। ठीक है ना, तो अगर हम जो मोलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, अगर वो ज़्यादा आता है 60 से या फिर 60 से कम आ जाता है, तो उस केस में हम उसे क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल मोलर मास। जैसे कि लेट करो, ये x क्या क्या हो सकता है? 60 से बड़ा मान लो आप कितना? 61 मान लेते हैं। और 60 से छोटा कितना मान लें? 59 मान लेते हैं, 59.5 मान लें, कुछ भी मान सकते हैं, बस वो छोटा होगा किससे? 60 से। और ऐसे ही 60 से बड़ा होना चाहिए, वो 61 हो, 62 हो, 63 हो, 65 हो, कुछ भी हो। ठीक है ना, तो आई होप आपको समझ में आया होगा अभी कि नॉर्मल मोलर मास और एबनॉर्मल मोलर मास में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है ना, तो अगर हमें डिफ़ाइन करने को बोला जाए कि डिफ़ाइन व्हाट इज़ एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है ना, तो अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें, डिफ़ाइन एबनॉर्मल मोलर मास,
एबनॉर्मल मोलर मास। तो एबनॉर्मल मोलर मास को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। तो द मोलर मास which is the molar mass which is either greater or lower than the normal molar mass is called abnormal molar mass, ठीक है। तो सिंपल है, एबनॉर्मल मास को कैसे डिफाइन करेंगे। व्हाट इज़ एबनॉर्मल मोलर मास। नॉर्मल मोलर मास से जो मोलर मास है अगर वो ज़्यादा है या फिर उससे कम है, तो उन दोनों ही केस में ऐसे मोलर मास को हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास बोलते हैं, ठीक है ना। तो एबनॉर्मल मास अगर आपको क्लियर हो गया है, अब हम समझते हैं व्हाट इज़ द कॉज ऑफ एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है ना। अब हम ये इसका कॉज समझते हैं कि एबनॉर्मलिटी एक्चुअली आती क्यों है, ठीक है। तो कॉज ऑफ एबनॉर्मल मोलर मास, तो व्हाट इज़ द कॉज ऑफ एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है ना। एबनॉर्मल मोलर मास आता क्यों है, ठीक है, एबनॉर्मल मोलर मास। तो क्या रीज़न है जिसकी वजह से मोलर मास जो होता है हमारा वो एबनॉर्मल हो जाता है, ठीक है। अब ये समझने से पहले हमें कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी समझना पड़ेगा, ठीक है ना। आई होप आप सभी ने कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है ना। इन केस अगर आपने पढ़ रखा है बट याद नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहा हूँ अभी, ठीक है ना, क्योंकि हमें उसको यूज़ करना है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ या फिर हम डिस्कस करना चाहते हैं, व्हाट आर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है ना। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ को हम कैसे डिफाइन करते हैं, दोज प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड्स ऑन दी, ठीक है ना, दोज प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड्स ऑन दी amount of solute present in the solution and is independent of nature of solute are called colligative properties, ठीक है। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ को हम कैसे डिफाइन करते हैं, दोज प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड्स ऑन दी, ठीक है ना, वो प्रॉपर्टीज़ जो सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करती है, ठीक है ना, वो प्रॉपर्टीज़ जो सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करती है, ठीक है ना, जो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है और उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती हैं, उनको हम बोलते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब कौन कौन सी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी है एक बार उसको ध्यान देते हैं, ठीक है ना। तो हमने जो सबसे पहली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसका नाम था रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो सबसे पहली जो हमने कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी दैट इज़ रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम RLVP बोलेंगे, ठीक है, RLVP। तो जब आपने रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का छोटा सा डेरिवेशन किया था तो फॉर्मूला क्या आया था, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन में P1 इज इक्वल्स टू Chi2, ठीक है। और Chi2 क्या होता है, N2 अपॉन में N1 प्लस N2। तो ये फॉर्मूला हमने फाइनली ऑब्टेन किया था जब रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की छोटी सी डेरिवेशन हमने परफॉर्म की थी, ठीक है।
सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो जो सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया है दैट इज़ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को हम शॉर्ट फॉर्म में बोला करेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, EBP, ठीक है। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पे हमें क्या फॉर्मूला मिला था, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू स्मॉल m, ठीक है। व्हाट इज स्मॉल m, दिस इज मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो दिस वाज द फॉर्मूला ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये तो हमारी सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई। देन उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो जो थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी हमारी वो थी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोल दिया करेंगे DFP, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ जो हमने डेरिवेशन के बाद फॉर्मूला ऑब्टेन किया था वो क्या था, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू स्मॉल m, मोलैलिटी, ठीक है। अगेन मोलैलिटी को ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो दिस वाज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा TF। और फाइनल जो हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, OP, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट हमने किससे किया था, पाई से, ठीक है ना। तो पाई इज इक्वल्स टू क्या आता है, CRT, वेयर C इज़ दी मोलैरिटी, C किसको डिनोट करता है, मोलैरिटी को, ठीक है। बाकी ऊपर की जो दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी उसमें क्या था, मोलैलिटी, स्मॉल m, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में अगर हम मोलैरिटी को ओपन करें तो R इंटू T इंटू मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। दिस वाज द फॉर्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमने ये किया क्यों, ठीक है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, कॉज ऑफ, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। तो कॉज ऑफ एबनॉर्मल मोलर मास समझने के लिए हमने सबसे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समझी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं, दोज प्रॉपर्टीज़ जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती हैं, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूट्स पर डिपेंड करती हैं जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ना कि उसके नेचर पे, ठीक है। और चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो हमने पढ़ रखी हैं दैट इज़ RLVP, EBP एंड DFP एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। अब अगर हम इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को ध्यान से ऑब्जर्व करें, ठीक है ना, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को कौन कौन सी हैं हमारे पास, RLVP, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चारों ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रोपोर्शनल हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट के, ठीक है ना। ऑल दी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो इतनी बातें समझ में आती हैं, जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रोपोर्शनल हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट के, और मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ठीक है। अब अगर यहाँ से हम देखें, ऑब्ज़र्व करें, ठीक है, यहाँ से अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट
का मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से कैसा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है ना। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट में कैसा रिलेशन है, इन्वर्स का रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इफ़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट increases, if number of moles of solute increases, then molar mass of solute will ठीक है ना, will decrease। तो अगर मोल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ते हैं तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, घटेगा। ये कौन सा रिलेशन होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर इफ़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिक्रीज़ होते हैं, ठीक है ना, डिक्रीजेस, तो क्या होगा, देन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट विल इंक्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैंने आपको समझाई है, और वो क्या है कि जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो किसके प्रोपोर्शनल हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट के। और मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू क्या होता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और अगर यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को कंपेयर करें तो इनके बीच में कैसा रिलेशन आता है, इन्वर्स रिलेशन आता है, इन्वर्स रिलेशन। इसका क्या मतलब है, अगर मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज़ होते हैं तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट विल डिक्रीज़, अगर मोल्स ऑफ सॉल्यूट घटते हैं तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट विल इंक्रीज़, ठीक है। तो अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ गई तो अब एक्चुअली हम समझने जा रहे हैं व्हाट इज़ द कॉज ऑफ एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है ना। तो एबनॉर्मल मोलर मास क्यों आते हैं, अब हमें ये बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। तो मेक श्योर पहले आप ऊपर की सारी बातें समझ गए हों, देन उसके बाद एक बार पॉज लेके आराम से ऊपर की सारी बातें, ठीक है ना, अच्छे से समझ लो। देन उसके बाद अब हम कॉज समझते हैं, ठीक है ना। तो हमें पता है जब हम सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आपस में मिक्स करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। ये बातें सबको क्लियर है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब आपस में मिक्स होते हैं देन वी गेट सॉल्यूशन, ठीक है। अब कुछ सॉल्यूट्स जो होते हैं ना, सम सॉल्यूट्स बिहेव इन टू वेज, ठीक है ना। कुछ सॉल्यूट्स जो होते हैं वो टू टाइप से बिहेव करते हैं, टू टाइप बिहेवियर शो करते हैं, टू टाइप्स ऑफ बिहेवियर, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ बिहेवियर, ठीक है। तो कुछ सॉल्यूट्स को जब हम सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करते हैं तो वो दो टाइप के बिहेवियर शो करते हैं, और वो दो टाइप के बिहेवियर कौन से हैं, वो है एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, ठीक है। तो जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करते हैं तो जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होता है, मिक्स होता है, तो वो या तो एसोसिएट हो सकता है या फिर डिसोसिएट हो सकता है। और यही दो बिहेवियर हैं सॉल्यूट के, जिसकी वजह से हमारा मोलर मास जो होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है। कैसे हो जाता है इसको मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। देखो, एसोसिएशन का मतलब होता है ज्वाइन टुगेदर, एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, ज्वाइन टुगेदर, ठीक है। और डिसोसिएशन का मतलब होता है ब्रेक हो जाना, ठीक है, ब्रेक हो जाना। और ये एसोसिएशन और डिसोसिएशन शो कौन कर रहा है, सॉल्यूट शो कर रहा है। कौन शो कर रहा है, सॉल्यूट, सम सॉल्यूट। कुछ सॉल्यूट्स दो तरह का बिहेवियर शो करते हैं, दैट इज एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एसोसिएशन का एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल है बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। क्या है हमारे पास, बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है,
दिस इज C6H5COOH, दिस इज बेंजोइक एसिड। ठीक है, लेट करो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स या फिर 2 मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड थे, 2 मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड। तो जब इसको हम सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करते हैं, इसको किस में डालते हैं, सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं, ठीक है ना, तो ये एसोसिएशन शो कर रहे हैं। क्या शो कर रहे हैं, एसोसिएशन। तो एसोसिएशन कैसे शो करते हैं, ये क्या करते हैं, C6H5C डबल बॉन्ड O एंड OH, तो ये एक हो गया बेंजोइक एसिड। इसी तरह से जो दूसरा बेंजोइक एसिड है C6H5C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हमारे पास OH हो गया। तो ये हमारे पास एक बेंजोइक एसिड हो गया, 1 मोल, और ये हमारा दूसरा मोल हो गया बेंजोइक एसिड। तो हमारे पास कितने मोल बेंजोइक एसिड थे, 2, ठीक है ना। तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो जब हम इन दोनों को आपस में मिक्स करते हैं, ठीक है ना, जब हम इन दोनों को आपस में, मतलब जब हम बेंजोइक एसिड को सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं, तो ये आपस में एसोसिएट हो जाते हैं, ये आपस में जुड़ जाते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो 2 बेंजोइक एसिड आपस में जुड़ गए, ठीक है ना, कौन सी बॉन्डिंग से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। ठीक है, और ये कैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर है। कैसी है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में बनने वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये। ठीक है, अब जब इन 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, तो अब ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल नहीं रहे, ये एक सिंगल मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूँ कि इनिशियली अगर मैंने 2 मोल बेंजोइक एसिड लिया था, तो अब मेरे पास कितना मोल बचा, बस 1 मोल बचा। ठीक है ना, तो इसी को बोलते हैं एसोसिएशन। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको। तो बेंजोइक एसिड एक ऐसा सॉल्यूट है जो सॉल्वेंट में मिक्स होने के बाद एसोसिएशन शो करता है, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके एक सिंगल मॉलिक्यूल बनाते हैं, क्योंकि उन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। और ये जो सिंगल मॉलिक्यूल है, दिस इज़ कॉल्ड डाइमर, इसे क्या बोलते हैं, डाइमर, एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड डाइमराइजेशन। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे ये कि हमने कितने मोल्स लिए थे एसिटिक एसिड के, बेंजोइक एसिड के हमने कितने मोल्स लिए थे, 2 मोल्स, बट सॉल्वेंट में जाके वो कितने मोल्स हो गए, 1 मोल हो गए। ठीक है ना, अब आप खुद बताओ, नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज़ हो रहे हैं या इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिक्रीजेज, देयरफॉर मोलर मास का क्या होगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के बीच में कैसा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, अभी मैंने समझाया आपको। तो अब जब भी एसोसिएशन होता है, जब भी हमारा सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ मिक्स होने के बाद एसोसिएशन का बिहेवियर शो करता है, तो नंबर ऑफ मोल्स जो हमने पहले लिए होते हैं उसके आधे हो जाते हैं, वो घट जाता है। तो हम कह रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिक्रीजेस, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट विल इंक्रीज। ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंक्रीजेस। आया समझ में आपको। ठीक है, तो सॉल्यूट, कुछ सॉल्यूट्स एसोसिएशन का बिहेवियर शो करते हैं और वो ज्वाइन हो जाते हैं टुगेदर। ठीक है ना, इस वजह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट घट जाते हैं, और अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट घटते हैं तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बढ़ जाता है। ठीक है ना, और इस वजह से जितना मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आना चाहिए था उससे ज़्यादा आएगा। ठीक है ना, तो ये जो मोलर मास इंक्रीज़ हो गया है, तो ये कैसा मोलर मास हो जाएगा,
जितना होना चाहिए था उससे ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है ना। तो एबनॉर्मल मोलर मास का पहला कॉज हमने देखा एसोसिएशन। तो अगर हमारे सॉल्यूट्स एसोसिएशन शो करते हैं तो फिर एबनॉर्मल मोलर मास हमें मिलता है, ठीक है। अब हम सेकंड केस डिस्कस करते हैं, दैट इज़ डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का एग्जांपल लेते हैं। डिसोसिएशन का मतलब होता है ब्रेक होना, ठीक है ना। तो डिसोसिएशन में लेट करो हम MgCl2 लेते हैं, MgCl2। तो MgCl2 को जब हम सॉल्वेंट में डालेंगे, ठीक है, MgCl2 को जब हम सॉल्वेंट के साथ मिक्स करेंगे तो ये डिसोसिएट हो जाएगा और डिसोसिएट होके बनाएगा Mg2 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस Cl नेगेटिव, ठीक है। एक मिनट, तो अब हम लेते हैं यहाँ पर डिसोसिएशन के लिए MgCl2 और MgCl2 को हमने सॉल्वेंट में मिक्स कर दिया। सॉल्वेंट में मिक्स करने के बाद अब क्या होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड ब्रेक हो जाएगा और बनाएगा Mg2 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस Cl नेगेटिव, ठीक है। इनिशियली मेरे पास MgCl2 के कितने मोल्स हैं, 1 मोल, और बाद में वो टूट गया और 1 मोल बना Mg2 पॉजिटिव और 2 मोल बना Cl नेगेटिव। तो इनिशियली जो मेरे पास सॉल्यूट था वो कितना मोल था, 1 मोल, और सॉल्वेंट के साथ डिज़ोल्व होने के बाद 1 मोल तो मेरा Mg2 पॉजिटिव बन गया और 2 मोल क्लोराइड आयन बन गया, ठीक है ना। क्लोराइड आयन कितना बन गया, 2 मोल। तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट की बात करूं, सॉल्वेंट में कितने हो गए, 3 मोल, ठीक है। तो मैंने लिए कितने मोल थे, सिर्फ 1 मोल, और वो सॉल्वेंट में मिक्स होने के बाद कितने मोल बना रहा है, 3 मोल। आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंक्रीजेस। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज़ हो रहे हैं, देयरफॉर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का क्या होगा फिर, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट विल डिक्रीज़, वो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, और जितना आना चाहिए था उससे कम आएगा, ठीक है ना। तो अगर जितना नॉर्मल मोलर मास आना चाहिए था उससे कम आता है तब भी ये क्या कहलाएगा, एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। तो हमने टॉपिक डाला था कॉज ऑफ एबनॉर्मल मोलर मास। तो कॉज ऑफ एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है, कुछ जो सॉल्यूट्स होते हैं वो 2 तरह का बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है ना। सॉल्यूट्स को जब हम, कुछ सॉल्यूट्स जो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होने के बाद 2 बिहेवियर शो करते हैं, एक क्या है एसोसिएशन और दूसरा क्या है डिसोसिएशन। एसोसिएशन के केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट घट जाते हैं और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के बीच का रिलेशन है इनवर्स। तो एसोसिएशन में क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट घट जाते हैं तो फिर मोलर मास क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है ना। जो नॉर्मल मोलर मास होता है उससे ज़्यादा मोलर मास आएगा। तो इस केस में जो ज़्यादा मोलर मास आ रहा है उसको हम एबनॉर्मल मोलर मास बोलेंगे। सिमिलरली दूसरा बिहेवियर जो सॉल्यूट शो करते हैं वो है डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब क्या है, ब्रेक हो जाना। तो जैसे MgCl2 को जब हम डालते हैं सॉल्वेंट के अंदर तो वो डिसोसिएट हो जाता है और नंबर ऑफ़ मोल्स इंक्रीज़ कर लेता है, ठीक है ना। तो अगर नंबर ऑफ़ मोल्स इंक्रीज़ होते हैं तो फ्रॉम इन्वर्स रिलेशन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो जितना आना चाहिए था उससे कम आएगा। इस वजह से ये वाला भी जो मोलर मास हो जाएगा वो भी कैसा हो जाएगा, एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। तो एबनॉर्मल मोलर मास 2 रीजंस की वजह से आ सकता है, दैट इज़ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ठीक है। आज का सेकंड टॉपिक जो है हमारा दैट इज़ वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है। वेंट ऑफ फैक्टर को I से रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है। अब वेंट ऑफ फैक्टर
वेंट ऑफ नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया आई, ठीक है ना। ही इंट्रोड्यूस्ड अ फैक्टर आई, किस लिए? तो जो हम मोलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना, वो कभी कभी एबनॉर्मल आ जाता है। और वो कभी कभी कब आता है? जब भी हमारा सॉल्यूट या तो एसोसिएशन का बिहेवियर शो करता है या फिर डिसोसिएशन का बिहेवियर शो करता है, ठीक है ना। तो वेंट हॉफ ने इसको करेक्ट करने की कोशिश करी। इन्होंने कहा कि हम एक फैक्टर इंट्रोड्यूस कर देंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के फॉर्मूले में, ठीक है ना। और उस फैक्टर का काम क्या है? उसका काम बस इतना ध्यान रखना है कि जो एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो रहा है उसकी वजह से एबनॉर्मल मोलर मास ना आए, यानी एबनॉर्मेलिटी इन मोलर मास ख़त्म हो जाए, ठीक है ना। तो वेंट हॉफ फैक्टर ने क्या किया? ही इंट्रोड्यूस्ड a factor I which will take care of extent of association or dissociation of solute in solution, ठीक है ना। तो वेंट हॉफ फैक्टर की डेफिनेशन सिंपल सी है। क्या कहता है वेंट हॉफ फैक्टर? वेंट हॉफ ने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया आई, जिसका काम क्या है? बस एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन, मतलब जितना भी एसोसिएशन हो रहा है या फिर डिसोसिएशन हो रहा है सॉल्यूट का सॉल्यूशन में, उसको वो टेक केयर कर लेगा और वो उसकी वजह से जो एबनॉर्मेलिटी आ सकती थी वो अब नहीं आएगी, यानी हमारा मोलर मास अब नॉर्मल आएगा, ठीक है ना। तो वेंट हॉफ ने आई फैक्टर आई को निकालने के लिए हमारे पास 3 फॉर्मूले दिए, ठीक है ना। तो वेंट हॉफ फैक्टर जो हमारा आई है उसको कैलकुलेट करने के लिए वेंट हॉफ ने हमें 3 तरीके दिए, 3 वेज टू कैलकुलेट वेंट हॉफ फैक्टर, ठीक है ना। 3 ways to calculate वेंट हॉफ फैक्टर, ठीक है ना। वेंट हॉफ फैक्टर आई तो हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? देखो, I इज इक्वल्स टू नॉर्मल मोलर मास, डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला हो गया हमारा नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास। सेकेंड फॉर्मूला जो उन्होंने दिया आई कैलकुलेट करने के लिए, आई इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड फॉर्मूला है जिसके हेल्प से हम वेंट हॉफ फैक्टर आई की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला जो है ये है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ all the particles after association or dissociation, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ moles of all the particles
बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वेन डॉ फैक्टर आई को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जो पहला फॉर्मूला है हमारा वो क्या है, पहला फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल मोलर मास अपॉन में एबनॉर्मल मोलर मास। तो नॉर्मल मोलर मास क्या होता है, जो हम नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है ना, फॉर्मूले का मोलिकुलर मास जो हम निकालते हैं, ठीक है ना, वही हमारा नॉर्मल मोलर मास होता है। और न्यूमेरिकल में जो कैलकुलेट करते हैं हम मोलर मास, ठीक है ना, वो हमारा एबनॉर्मल मोलर मास होता है। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला है हमारा ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना, तो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें क्वेश्चन में गिवन होती है। ठीक है, और जो भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन होती है उसकी हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को। ठीक है ना, तो जो गिवन है हमें वो ऑब्जर्व्ड होती है, तो ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय हमने जो कैलकुलेट करी है। ठीक है, तो आई की वैल्यू सेकेंड फॉर्मूले से हमें मिल जाती है। ठीक है, अब ये थर्ड फॉर्मूला देखो, थर्ड फॉर्मूला में क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। मतलब हमारा जो सॉल्यूट है अगर वो एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन शो कर रहा है, तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन करने के बाद जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है उसको न्यूमरेटर में रखेंगे एंड उसे डिवाइड कर देंगे एसोसिएशन और डिसोसिएशन करने से पहले जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट थे उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, तो ये थर्ड फॉर्मूला है आई निकालने के लिए। तो हम इन तीनों में से किसी भी फॉर्मूले को यूज़ करते हैं आई निकालने के लिए। जब मैं आपको न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें हम इन फॉर्मूले को कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि फॉर एसोसिएशन, फॉर एसोसिएशन। ठीक है ना, एसोसिएशन के लिए आई की वैल्यू क्या होती है। ठीक है ना, एसोसिएशन के लिए आई की वैल्यू क्या होती है, तो आप खुद देखो, जब एसोसिएशन होता है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट घट जाते हैं। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट घट जाते हैं, तो जो आई की वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, स्मॉलर देन 1 आएगी। ठीक है ना, स्मॉलर देन 1 आएगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि इस बार हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एसोसिएशन का एसिटिक एसिड का। ठीक है ना, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH होता है। अब हमारे पास 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड प्रेजेंट है, और जब हम इसको सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है, जब इसको हम सॉल्वेंट के साथ मिक्स करते हैं तो ये एसोसिएशन शो करता है। कैसे एसोसिएशन शो करता है, कुछ इस तरीके से CH3C डबल बॉन्ड OOH, ये एक मॉल हो गया, एक मॉलिक्यूल हो गया एसिटिक एसिड का, और ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे जो ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया C, ये OH एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड O, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड और दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। ठीक है ना, और ये क्या बना लेते हैं, डाइमर, ये क्या फॉर्म कर लेते हैं, डाइमर। ठीक है, तो हमने 2 मोल्स लिए थे और अब कितने बचे, 1। ठीक है ना, तो इनिशियली हमारे पास बिफोर एसोसिएशन कितने मोल्स थे, 2 मोल, एंड आफ्टर एसोसिएशन कितने मोल्स बचे, 1 मोल। तो आई का ये थर्ड वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। अभी जो हमने थर्ड फॉर्मूला पढ़ा ना आई का, आई निकालने का, वही फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एसोसिएशन, तो आफ्टर एसोसिएशन कितने मोल्स बचते हैं हमारे पास, 1 मोल, तो ऊपर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय बिफोर एसोसिएशन कितने मोल्स थे, 2, तो 1/2 इज इक्वल्स टू क्या होता है, 0.5। तो यहाँ पे जो आई की वैल्यू आई
वो कैसी आई, लेस देन 1 आई, ठीक है ना। तो एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू 1 से छोटी होती है, 1 से छोटी होती है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम डिसोसिएशन की बात करते हैं, फॉर डिसोसिएशन, ठीक है ना, फॉर डिसोसिएशन, तो डिसोसिएशन के केस में क्या होगा, आई विल बी ग्रेटर देन 1, आई की वैल्यू कैसी आएगी, 1 से बड़ी आएगी, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, KCl को जब हम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं, सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं, तो KCl ब्रेक हो जाता है K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में, ठीक है। इनिशियली हमने कितना मोल KCl लिया, 1 मोल, और कितना मोल K प्लस बना, 1 मोल, कितना मोल Cl नेगेटिव बना, 1 मोल। तो इनिशियली KCl कितना था, 1 मोल, और फाइनली हमारा कितने मोल्स बन गए, 1 + 1 2 मोल, ठीक है। अगेन आई निकालना है, आई निकालने के लिए अगेन थर्ड फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम, ऊपर वाला। तो उसमें क्या था, न्यूमरेटर में क्या आता है, यहाँ पे हो रहा है डिसोसिएशन, तो डिसोसिएशन के बाद कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बन गए, 2 मोल, तो ऊपर आ जाएगा 2, और बिफोर डिसोसिएशन कितने मोल्स थे, 1 मोल, तो डिवाइडेड बाय 1, तो कितनी वैल्यू आ गई, 2 आ गई, और आई यहाँ पे कैसा आ गया, ग्रेटर देन 1 आ गया, ठीक है ना। तो फॉर डिसोसिएशन आई इज़ ग्रेटर देन 1 एंड फॉर एसोसिएशन आई इज़ स्मॉलर देन 1, ठीक है ना, ये याद रख सकते हैं हम, ठीक है। देन अब फाइनली हमारे पास वेंट ऑफ करेक्शन आता है, ठीक है ना, वेंट ऑफ करेक्शन, वेंट ऑफ करेक्शन, वेंट ऑफ करेक्शन, ठीक है ना। इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, तो वेंट ऑफ ने करेक्शन किया है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में, और वो सिंपल से हैं। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला क्या था हमारा, पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी RLVP, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फॉर्मूला क्या आया था हमारा, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन में P1 नॉट इज इक्वल्स टू Chi2। तो यहाँ पे आई इंट्रोड्यूस कर देंगे और अब ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। अब जो फॉर्मूला हो जाएगा करेक्शन के बाद वो ये हो जाएगा, ठीक है ना। Chi2 के साथ क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, ठीक है ना। सेकंड, नेक्स्ट हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या आया था हमारा, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू मोलैलिटी, और यहाँ पे भी आई फैक्टर इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी वेंट हॉफ ने आई फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया था टू टेक केयर एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ठीक है। थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या था हमारा, इट वाज डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू मोलैलिटी, और यहाँ पे भी हम आई फैक्टर को इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है ना, जिसका फंक्शन क्या है, टू टेक केयर दी एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ठीक है। अब फाइनल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या आ जाती है, दैट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, पाई इज इक्वल्स टू CRT, और यहाँ पे भी हम एक आई फैक्टर इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है ना। और हमारे पास ये चारों करेक्शन वाले फॉर्मूले आ गए, ठीक है ना। तो दिस इज़ कॉल्ड वेंट ऑफ करेक्शन इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में जो करेक्शन है वो समझ में आ गई, वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है और कैसे हेल्प करता है हमें मास करेक्शन में, मोलर मास करेक्शन में, ठीक है ना। एंड अब नॉर्मल मोलर मास क्या होते हैं और वो क्यों बनते हैं अब नॉर्मल मोलर मास, क्या रीज़न होता है अब नॉर्मेलिटी का, और उसको करेक्ट करने के लिए वेंट ऑफ फैक्टर ने जो फैक्टर इंट्रोड्यूस किया था वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।